Elbert Hubbard's A Message to Garcia, and other classic success writings Road to Success. 100 बातों की एक बात, अगर आप किसी कंपनी या इंसान की नौकरी करते हैं तो भगवान के नाम पर पूरी ईमानदारी से नौकरी करें, सचमुच उसकी खातिर मेहनत करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से। यह ना भूले कि वह आपको पैसे दे रहा है जिनकी बदौलत आपको खाने पीने को मिल रहा है, आप ज़रूरत के सामान खरीद पा रहे हैं, आपकी रोजी रोटी चल रही है और आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर वो आपको वेतन दे रहा है जिससे आपके घर का खर्च चल रहा है और आप सुख सुविधा भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उसकी खातिर पूरी मेहनत से काम करें, उसके बारे में अच्छा बोले, उसके बारे में अच्छे विचार रखें और हर समय अपने मालिक तथा अपनी कंपनी का साथ दें। सारांश यह है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसे अपनी खुद की कंपनी माने तथा उसकी प्रगति के बारे में हर पल सोचते रहे, क्योंकि अगर वो तरक्की करेगी तभी आप तरक्की करेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी की नौकरी करूंगा तो मैं सचमुच दिलों जान से मेहनत करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 8 घंटे की नौकरी में केवल 2 घंटे ही काम करूं या केवल 4 घंटे ही काम करो और बाकी समय सोशल मीडिया पर चैटिंग करता रहूं या मैसेज भेजता रहूं या चाय पीता रहूं या सफिंग करता रहूं या किसी दूसरी तरह की मक्कारी या काम चोरी करता रहूं। मैं तो पूरे समय काम करूंगा, यानी 8 घंटे, और ज़रूरत पड़ी तो उससे भी ज़्यादा। अगर मैं पूरा वेतन चाहता हूं तो मुझे पूरी समय काम भी करना चाहिए। अगर बस 30 दिन में से मेरी 1 दिन की भी तनख्वाह काट दे तो मैं भड़क जाऊंगा, लेकिन अगर मैं 1 दिन के काम में 1 घंटा बर्बाद कर दो तो क्या बॉस को नहीं भड़कना चाहिए? काम चोरी भी एक तरह की अनैतिक करता है, क्योंकि हम जो नमक खा रहे हैं उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए कंपनी या बस मुझे जितने काम के पैसे देता है मैं उतना पूरा काम करूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे मालिक या कंपनी के हित में मुझे इससे ज्यादा काम करने की जरूरत है तो मैं उससे भी करूंगा। सही माननीय ने में देखा जाए तो 100 ग्राम वफादारी का मूल्य 1 किलो चतुराई के बराबर होता है। इसलिए मैं अपनी काम में वफादारी और चतुराई दोनों का मिश्रण करूंगा ताकि मेरी कंपनी सफल हो, क्योंकि कंपनी की सफलता में ही मेरी सफलता छिपी हुई है। मान ले इसके बावजूद आप कम अपनी कंपनियां अपने मालिक की बुराई करना चाहते हैं। अगर आपको हमेशा उनकी निंदा ही करना है, बुरा ही बोलना है और आलोचना ही करना है, तो मैं आपको इसका एक आसान उपाय बताता हूँ। एक पल की भी देर न करें और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें, अपनी कंपनी से त्याग पत्र दे दें, और जब आप कंपनी छोड़कर बाहर निकल जाए तो इससे जी भरकर कोसे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक आप किसी कंपनी का नमक खा रहे हैं तब तक उसकी बुराई ना करें। जब तक आप किसी कंपनी का हिस्सा है उससे ना करें। इस तरह आप न सिर्फ उस कंपनी को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि खुद को भी पहुंचाएंगे। इससे आप नमक हराम की श्रेणी में भी आ जाएगी, जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप अपनी कंपनी की बुराई करते हैं तो आप खुद की भी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो उसका हिस्सा है। और यह ना भूले, कारोबार में मैं भूल गया नहीं चलता है। अ मैसेज टू गाजिया कैसे लिखा गया? यह छोटा सा लेख मैसेज टू गासिया मेन रात के खाने के बाद 1 घंटे मेन लिखा था। या द 22 फरवरी 1899 की बात है, जब वॉशिंगटन का दिन था। हम फली के मार्च को प्रकाशन के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भेजने हाय वाले दी। ईमानदारी से कहो तो यह लेख अचानक ही मेरी दिल की गहराइयों से निकला और कागजों पर लिखा गया। मैंने इसे लिखने के बारे में पहले से कुछ नहीं सोच रखा था। यह तो चरित्र सर्जन था जिसका जन्म अचानक और बिना किसी योजना के हुआ था। शायद यह मेरे अवचेतन मन से निकला था, जैसे कॉल रिच की खूब अदा खान निकल ली थी। ये कोई ईश्वरीय प्रेरणा थी जिसने मुझे इस लेख को एक ही बैठक में लिखने पर मजबूर कर दिया था। वैसे देखा जाए तो वो दिन कुछ लिखने के लिए अनुकूल नहीं था। दरअसल मेरा वो दिन काफी परेशानी भरा रहा था और मैं थोड़े कर्तव्य फर्स्ट गांव वालों को सिखा रहा था कि वो अपनी निष्क्रिय अवस्था छोड़ दे, अपनी काम
चलाओ वो काम चालू प्रवृत्ति या त्याग दें और सुपरमैन बनकर पूरी ताकत से काम करें। मैं उन्हें सिखा रहा था कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद उनके पास कोई काम ही नहीं रहे होगा, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाला दिया जाएगा और नौकरी से सबसे पहले उन्हें लोगों को निकालना जाता है जो काम चलाओ या काम चालू प्रवृत्ति रखते हैं। उस इंसान को नौकरी से कभी नहीं निकाला जाता जो पूरे समर्पित भाव से काम कर रहा है, जी जान से मेहनत करता है, अपने बॉस के काम को अपना काम बनता है और काम करते समय ना तो घड़ी देखता है न ही यह सोचता है कि उसके काम के बदले में उसे पर्याप्त वेतन मिल रहा है या नहीं। और यकीन माने अगर वह कर्मचारी पूरे समय मन लगाकर काम करता रहे तो उसके वेतन के बारे में उसका बॉस देर सबेर बेचने पर मजबूर हो जाएगा। बाकी कर्मचारी जितना काम करते रहे वो उससे दोगुना काम करता है और वो भी खुशी खुशी वो 1 मील आगे तक जाकर काम करता है। उससे जितना करने को कहा जाता है उससे वो पूरी ईमानदारी से ही नहीं करता है, बल्कि वो उससे आगे तक जाता है और 1-2 अतिरिक्त काम कर देता है ताकि उसके बॉस को असुविधा ना हो। अगर बॉस उसे 1 काम बताता है तो वो 2 काम करता है। अगर बॉस उससे कोई काम 10 दिन में पूरा करने को कहता है तो वो उसे 4 दिन में ही पूरा कर देता है, यानी वो बॉस की उम्मीदों से आगे तक जाकर काम करता है। और जब तरक्की देने का समय आएगा तो बताएं कि बस किस कर्मचारी को तरक्की देगा। जो कर्मचारी बॉस की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करता है और लगातार करता है उसे प्रमोशन मिलना लगभग तय है। जब भी बॉस कर्मचारी को कोई काम सकता है तो हमारा यह आदर्श कर्मचारी यह समझने की कोशिश करता है कि बस क्या चाहता है, बस इसे कैसा चाहता है, बस इसे क्यों चाहता है, बस इसे कब तक चाहता है। बॉस के आदेश को भली भांति समझने के बाद वो योजना बनाता है कि उस काम को जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छी तरह कैसे किया जा सकता है, और फिर वो उस काम में तब तक जुटा रहता है जब तक कि वो काम अच्छी तरह पूरा ना हो जाए। ऐसा कर्मचारी बिरला होता है और अगर कंपनी में प्रमोशन मिलता है तो उसी को मिलता है और बार बार मिलता है। यह लेख लिखने का विचार मेरे मन में आसमान से नहीं टपका था। यह विचार तो एक छोटी बस के कारण मेरे दिमाग में आया था। चाय पीते समय मेरे बेटे बट ने कहा कि क्यूबा के युद्ध का असली हीरो और कोई नहीं बल्कि रोहन था। यह रोहन ही था जिसने उस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक काम किया था। वो अकेला ही दुश्मन देश की सीमाओं के भीतर गया था और उसने वो खतरनाक काम किया था जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करना चाहता था। वो गाजिया के नाम संदेश लेकर गया था और उसे उस तक पहुंचाया था जिससे अमेरिका की जीत सुनिश्चित हो गई थी। उसकी यह बात मेरे दिमाग में बिजली की कौन की तरह घुस गई। हाँ, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। हीरो वही इंसान होता है जो अपना काम बखूबी पूरा करता है, जो गाजिया तक संदेश पहुंचाता है। मैं टेबल से उठा और मैंने अ मैसेज टू गाजिया लिख दिया। एक दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, मैंने यह लेख फिलिस्टाइन पत्रिका के मार्च अंक में छाप तो दिया, लेकिन मैंने इसके महत्व को इतना कम ओखा था कि हमने इसे पत्रिका में बिना शीर्षक के छापा था। जब पत्रिका बाजार में पहुंची तो जल्दी ही इस टाइम में मार्च अंक की अतिरिक्त प्रतीकों के ऑर्डर आने लगे, 1 दर्जन 500। जब अमेरिकन न्यूज़ कंपनी ने मार्च अंक के लिए 1000 प्रतियों का ऑर्डर दिया तो मैंने अपने एक सहायक से पूछा कि हमारी पत्रिका में ऐसा कौन सा लेख छपा था जिसमें पूरे अमेरिका में धूम मचा दी थी। उसने कहा यह गाजिया वाला लेख है। और फिर अगले ही दिन न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड के जॉर्ज एच डैनियल का टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था, रोहन वाले लेख को ब्रेसलेट के रूप में छापने के लिए 1 लाख प्रतियों की कीमत बताएं, जिसके पीछे एमआर एम्पायर स्टेट विज्ञापन हो। यह भी बताएं कि आप यह प्रतियां कितनी जल्दी भेज सकते हैं। मैंने जवाब में कीमत तो बता दी, लेकिन यह भी लिखा कि टेम्पलेट छापकर भेजने में हमें 2 साल लग जाएगी। हमारी क्षमता सीमित थी, हमारी मशीनें छोटी थी और 1 लाख बुकलेट छापने का काम हिमालय पर चढ़ने जितना कठिन लग रहा था। जाहिर है मी डैनियल 2 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि मैंने मी डैनियल को यह अनुमति दे दी कि वे लेख अपने मनचाहे तरीके से खुद छाप ले। उन्होंने यह बात खुशी खुशी स्वीकार कर ली
और उन्होंने 1,00,000 प्रति नहीं छापी, उन्होंने तो बुलेट के रूप में 5,00,000 प्रतियों का संस्करण प्रकाशित किया, और एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार, यानी 10-15 लाख प्रतियां। इसके अलावा यह लेख 200 से ज्यादा पत्रिकाओं व अखबारों में भी छापा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका अनुवाद सभी लिखित भाषाओं में हो चुका है। बहुत कम लेखकों को यह सौभाग्य मिलता है और मैं इस मामले में खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। जिस समय मी डैनियल्स अ मैसेज टू गाजिया की लाखों बुकलेट बांट रहे थे, उसी समय रशियन रेलवेज के डायरेक्टर प्रिंस हाईलाख ऑफ बी अमेरिका में थे। वो न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड के अतिथि थे और मी डैनियल्स के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में देश का भ्रमण कर रहे थे। प्रिंस को भी यह छोटी पुस्तक दिख गई और शायद वे इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डैनियल्स इसकी लाखों प्रतियां छाप रहे हैं तो उन्होंने इस बुकलेट में भारी रुचि ली। रूस लौटने के बाद उन्होंने इसका अनुवाद रूसी भाषा में कराया और उन्हें यह बुकलेट इतनी पसंद आई कि उन्होंने यह रूस के हर रेलरोड कर्मचारी को बंटवा दी। बाकी देशों में भी यही हाल रहा। रूस के बाद यही सिलसिला जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, हिंदुस्तान और चीन में भी दोहराया गया। रूस और जापान के बीच जब युद्ध छिड़ा तो मार्च पर जाने वाले हर रूसी सैनिक को मैसेज टू गाजिया की प्रति दी गई। जापानियों को जब रूसी कैदियों के पास बुकलेट मिली तो वो पहले तो चौंकी, लेकिन बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि इस बुकलेट में जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण संदेश होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इस बुकलेट का अनुवाद जापानी भाषा में करा लिया। बाद में कारों के आदेश पर जापानी कर्मचारी, हर जापानी सैनिक और हर जापानी नागरिक को इसकी प्रति बांटी गई। अब तक अ मैसेज टू गाजिया की 4 करोड़ से अधिक प्रतियां छप चुकी है। लोगों का कहना है कि पूरे इतिहास में आज तक किसी लेखक के जीवन काल में कोई साहित्य पुस्तक इतनी बड़ी संख्या में नहीं छपी है, और मैं इसका श्रेय खुशकिस्मती से मिले कई सहयोगों को देता हूँ। एल्बर्ट हबर्ड। गाजिया को संदेश फसल के समय में बर्फ की ठंडक की तरह, वैसा ही उनके लिए वो वफादार संदेशवाहक है जो उसे भेजते हैं, क्योंकि वो अपने मालिकों की आत्मा को तरोताजा कर देता है। सुर्ती 25-13 क्यूबा के साथ हुए इस पर युद्ध में एक आदमी है जो मेरी स्मृति के क्षितिज पर सबसे अलग हटकर खड़ा है। जिस तरह लिलीपोट में गुलिवर खड़ा था, वैसे तो हर मनुष्य ईश्वर की अनुमति कृति होता है, लेकिन वो अनुपम से भी अनुपम कृति था। जब स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका को एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। इसे क्यूबा के विरोधी नेता गाजिया तक जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाना था। संदेश बहुत जरूरी था और उसे तुरंत पहुंचाना था। काम आसान नहीं था। गाजिया का कोई निर्धारित पता ठिकाना नहीं था। उसके बारे में बस इतना पता था कि वो क्यूबा के पहाड़ों की गुफाओं में कहीं पर छिपा हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि कहाँ यह संदेश उस तक पत्र या तार से नहीं भेजा जा सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति को उसका सहयोग हासिल करना था और वो भी जल्दी। परिस्थिति मुश्किल थी और सभी यह सोच रहे थे कि यह काम कैसे हो सकता है और इसे कौन कर सकता है। बहुत से नामों पर विचार किया गया। कई लोगों को यह काम सपने की सोची गई, लेकिन किसी को भी खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वो इस काम को करने के लिए हाँ कर दे। जब भी किसी के सामने गाजिया तक संदेश पहुंचाने का प्रस्ताव रखा जाता था तो वो नानुकुन करने लगता था और किसी न किसी तरह का बहाना मारकर कन्नी काट जाता था। काम आसान नहीं था, यह बहुत मुश्किल था। अगर काम आसान होता तो बहुत से लोग उसे करने को तैयार हो जाते। फूलों की राह पर तो कोई भी चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जब अंगारों पर चलने की बात हो तो उसके लिए बिरले ही लोग तैयार होते हैं। अंत में किसी ने राष्ट्रपति से कहा, रोहन नाम का एक आदमी है जो आपके लिए गाजिया को खोज देगा। अगर कोई आदमी यह काम कर सकता है तो वही कर सकता है। मिशन पूरा करना सीखे। रावण को बुलाया गया और उसे वो पत्र दे दिया गया जो उसे गाजिया तक पहुंचाना था। यह उसका मिशन था। रोहन नाम के इस आदमी ने वो पत्र लिया, इसे मोमजामे के थैले में बंद किया, इसे अपने दिल के
ऊपर बांधा 4 दिनों तक एक खुली नाव में सफर किया और रात के अंधेरे में क्यूबा के तट पर पहुंचाया। फिर वो जंगल में गायब हुआ और 3 सप्ताह में टापू के दूसरे हिस्से पर पहुंचा। मैं आपको रोमन की वीर गाथा या कष्ट कथा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। यह बहुत रोचक और रोमांचक कहानी है, लेकिन यहाँ मैं यह नहीं बताऊंगा कि रोहन एक शत्रु देश में इस छोर पर उस छोर तक पैदल कैसे पहुंचा और कैसे उसने वो पत्रकार सिया को सौंपा। यह सब बातें मैं आपको विस्तार से नहीं बताना चाहता हूँ। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ और जो मुद्दे की बात है वो यह है मैं कि नली ने रोहन को एक पत्र दिया जो उसे गाजिया तक पहुँचाना था। यह उसका मिशन था और उसे यह काम सफलतापूर्वक करना था। रोहन ने उस पत्र को लेते समय यह नहीं पूछा वो कहाँ पर है। उसने यह नहीं पूछा मैं उसे ढूंढ लूंगा कैसे। उसने यह नहीं पूछा अगर दुश्मनों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। उसने यह नहीं पूछा मैं यहाँ सुख चैन की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं इतना खतरनाक काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालो। उसने यह नहीं पूछा अगर मैं इतना मुश्किल काम कर देता हूं तो बदले में मुझे क्या पुरस्कार मिलेंगे। उसने यह नहीं पूछा जो ज्यादातर लोग पूछते हैं यह काम मैं ही क्यों करूं। आप यह काम किसी और को क्यों नहीं सौंपते। उसने एक भी मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछा, उसने बस अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित किया। वो यह बात अच्छी तरह जानता था कि बस का काम मिशन बनाना है और योजना बनाना कर्मचारी का काम है। कौन सा काम करना है यह बस बताएगा, उस काम को कैसे फटाफट और अच्छी तरह करना है यह सोचना कर्मचारी का काम है। प्रायः देखा गया है कि काम सौंपते समय कर्मचारी अपने बॉस से बहुत सारे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं जिसका उस काम से कोई संबंध नहीं होता। वे दरअसल उस काम को करने पर केंद्रित नहीं होते बल्कि उस काम में आने वाली समस्याओं या बाधाओं पर केंद्रित होते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर कर्मचारी हर काम को टालने या के किसी दूसरे पर बोलने की कोशिश करते हैं। सरकारी दफ्तर में तो एक कहावत भी प्रचलित है, बने रहो पगला काम करें अगले। यानी अगर आप खराब काम करने की छवि बना लेते हैं तो बस आपसे कोई काम करने को कहेगा ही नहीं और किसी दूसरे से काम कराएगा जिसकी अच्छा काम करने की छवि होगी। यह सरकारी दफ्तरों में तो चल सकता है लेकिन बाकी जगह नहीं चलता है। जब कोई करो या मरो वाला काम आता है तभी सबसे प्रतिभाशाली और योग्य कर्मचारी की पहचान होती है और सबसे ज्यादा पुरस्कार भी उसी को मिलते हैं। याद रहे जब अमेरिका के राष्ट्रपति को गाजिया तक पत्र पहुंचाना था तो अमेरिका में लाखों कर्मचारी थे लेकिन किसी दूसरे कर्मचारी ने उतनी तत्परता से, इतने आत्मविश्वास से, उतनी उपायुक्त कुशलता से उस काम का बीड़ा नहीं उठाया। रावण ने बहाने बनाने, हिले हवाले करने या कन्नी काटने या काम चोरी करने या काम डालने की कोई कोशिश नहीं की। काश इस संसार के सारे कर्मचारी ऐसे ही होते। भगवान भला करे। इस आदमी की मूर्ति अमर कौशल में डालना चाहिए और पूरे देश के हर कॉलेज में लगाना चाहिए। युवाओं को कितना भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, उन्हें भौतिकी या समाजशास्त्र के सिद्धांतों की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जीवन के सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। आज का युवा जब नौकरी करने आता है तो वो अपने ज्ञान के गर्व के साथ आता है और बड़े काम करना चाहता है। वो यह भूल जाता है कि जो काम सौंपा गया है उसे इतने जतन से करना चाहिए। मानव संसार का सबसे बड़ा काम हो, आपको कभी पता नहीं होता कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है या वो छोटा सा काम आपको आगे चलकर कितने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की ओर ले जाएगा या उस काम को सफलतापूर्वक करने के बाद आपको कितना पुरस्कार या अवसर मिलेंगे। आज के युवाओं को विभिन्न विषयों पर ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है, उन्हें तो जीवन के ज्ञान की जरूरत है, उन्हें अपनी रीढ़ मजबूत करने की जरूरत है जिसकी बदौलत वो अपने बॉस के विश्वास पर खरे उतरे, काम को अपना धर्म समझे, तुरंत व उत्कृष्ट काम करें, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें। यानी कुल मिलाकर हुए जब भी काम करेंगे पूरी निष्ठा से काम करेंगे, पूरे दिल से काम करेंगे, वो सब करेंगे जो उनसे करने को कहा गया है। यानी वे गाजिया का संदेश उस तक पहुंचाएंगे।
कर्मचारी 100% प्रयास नहीं करते। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम करने की कोशिश की है जिसमें कई कर्मचारियों के सहयोग की जरूरत पड़ी हो? अगर आपने की है तो आपको कई बार आम आदमी की मूर्खता पर हैरानी हुई होगी। हो सकता है कि आप इस बात पर विचलित और क्रोधित भी हुए हो वो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है या करना नहीं चाहता है, या अयोग्यता या अनिशा आधुनिक समाज के महारोग से काम नहीं है। ये आलसी ही नहीं है जिसके विषय भूत वो कुछ करना नहीं चाहता है, यह तो चुनौती का सामना करने की अनिच्छा है। ज्यादातर लोग 5% प्रयास करके अपने करियर में 100% सफलता हासिल करना चाहते हैं। यह तो वैसे ही बात है कि कोई 10 कदम चढ़कर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने की उम्मीद करें। अगर आप संसार के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है तो इसके लिए आपको बहुत सी बाधाओं को पार करना होगा और जीवन का काम परिचय देना होगा, तभी आप यह काम कर सकते हैं जैसा रोवन ने किया था। जब बॉस कोई काम बताता है तो ज्यादातर कर्मचारी आधे कान और आधे ध्यान से उसके आदेश को सुनते हैं और यस सर बोलकर बॉस के केबिन से बाहर निकल आते हैं। वे पूरी तरह समझने की जमत ही नहीं उठाते हैं कि उनका बॉस दरअसल उनसे क्या कराना चाहता है, तो आप काम को गलत करके ले आते हैं और फिर हैरान होते हैं कि बस आपको कामाख्या क्यों डरता है और पहले से ही यह क्यों नहीं बताता कि वो आपसे क्या चाहता है। अगर वो पहले ही बार बताते समय ही पूरे ध्यान से सुन लेते तो वो समस्या ही नहीं आती। देखिए, एक बात कान खोल कर सुन ले, आपको अपने एजेंडा पूरे करने के लिए नहीं बल्कि अपने कंपनी को एजेंडा पूरे करने के लिए नौकरी दी गई है। आपको अगर आपके पास या कंपनी ने नौकरी दी है तो पूरे प्रकार करने के लिए नहीं दी है या इसके लिए नहीं दी है क्योंकि उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है जिन्हें वो गरीबों में बांटना चाहता है। आपको नौकरी इसलिए दी गई है ताकि आप वो काम करें जो बॉस या आपकी कंपनी आपसे करना चाहती है। रोहन को पूरी तरह से पता था कि उसका बॉस उससे क्या चाहता है और उसे कौन सा काम करना है। वो जानता था कि उसे गाजिया तक पत्र पहुंचाना था जल्दी से जल्दी। आधुनिक जीवन में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्यवधान बढ़ चुकी है कि लोगों को एकाग्र रहने में पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। कारण चाहे जो हो, करियर में ज्यादातर समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि हम 100% प्रयास नहीं करते हैं, हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं, हम काम को आखिरी समय तक डालते हैं। चिंता की बात यह है कि हम हाथ के काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं करते, लेकिन हम अपने राई बराबर प्रयासों के बदले में पहाड़ जितने पुरस्कार चाहते हैं और हमारी ज्यादातर रुचि हाथ के काम पर नहीं बल्कि मिलने वाली पुरस्कार में होती है। यानी हम इनाम तो पाने चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। यानी हम अपनी वीरता की जय जयकार तो सुनना चाहते हैं लेकिन हम गाजिया तक पत्र नहीं पहुंचाना चाहते। 100% प्रयास करने की आवश्यक शर्त यह है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने और पूरे समय उसी पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप अनावश्यक बाधाओं से बच जाएंगे और आपको निर्णय लेने या विकल्प चुनने में भी आसानी हो रहेगी। आपका नंबर 1 काम आपका ध्रुव तारा बन जाता है जो समय के प्रबंध में आपकी मदद करता है। जो भी चीज आपके नंबर 1 काम में सहयोग नहीं करती है उससे नहीं करेंगे। जो भी चीज आपके नंबर 1 काम में सहयोग करती है आप उसे करेंगे। अपने नंबर 1 काम पर ध्यान दें। रोहन के लिए यह काम था गाजिया को पत्र पहुंचाना। आपका नंबर 1 काम क्या है? प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है? दुर्भाग्य से यह दुर्दशा किसी खास कंपनी या योग तक सीमित नहीं है, यह तो हर कंपनी और हर उद्योग में देखी जा सकती है। अपने चारों ओर निगाह उठाकर देख ले, किसी भी कंपनी या व्यवसाय में देख ले, कर्मचारी फूहड़ पर और लापरवाही से काम करते मिले जाएंगे। उनका ध्यान हंसी मजाक गपशप या मौज मस्ती पर केंद्रित रहता है, अपने काम पर नहीं रहता। कर्मचारी बॉस की बुराई जितने उत्साह से करते हैं उतने उत्साह से अगर अपना काम करने लगे तो इस संसार की मादकता रातों रात दोगुनी हो जाए। लेकिन देखने में क्या आता है? कर्मचारी ध्यानी से काम करते हैं, उदासीनता से काम करते हैं। मानव काम कोई कड़वी हो जो उनका बॉस उनके गले से नीचे उतर आ रहा हो। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि हम श्रम पर श्रम करने लगे।
है। श्रम से बचने के लिए इंसान ने आधुनिक मशीनों इज्जत कर ली है। लोगों को पैदल चलने में शर्म आती है, महिलाओं को झाड़ू पोंछा खुद लगाने में शर्म आती है, यहाँ तक कि आजकल तो कपड़े धोने या खाना बनाने में भी शर्म आने लगी है। कर्म को कभी पूछा माना जाता था, सफलता का आधार माना जाता था, लेकिन आजकल इसे हिकारत की निगाह से देखा जाता है। सफलता की परिभाषा आजकल यह हो गई है कि कौन कितना काम करके कितने ज्यादा पैसा कमाता है। आज की पीढ़ी को यह सिखाने की जरूरत है कि शर्म की चीज नहीं है, बल्कि सफलता की अनिवार्य शर्त है। आजकल कर्मचारी पूरे दिल के बजाय आधे अधूरे दिल से काम करते हैं और आधे अधूरे दिल से भी नहीं करते हैं। वो तो बस इतना ही काम करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से निकाला जाए। यह सफल होने का तरीका नहीं है और कोई हैरानी नहीं है कि ऐसी कर्मचारी सफल नहीं होते हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है और वो बाद में इस बात पर हैरान होते हैं कि उन्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला या उनकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी। वो अपने बॉस की बुराई करते हैं, कंपनी की नीतियों की बुराई करते हैं, भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन उस मनुष्य चीज पर ध्यान नहीं, मुख्य चीज पर ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनके बजाय किसी दूसरे को प्रमोशन मिला। वो पूरे दिल से काम नहीं कर रहे हैं और गाजिया को संदेश पहुंचाने का बीड़ा नहीं उठा रहे हैं। काम चोरी से सफलता नहीं मिलती। हम जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय या मनोरंजन अकेला सफल नहीं हो सकता, उसे दूसरे लोगों यानी कर्मचारियों के सहयोग की जरूरत होती है। जब कर्मचारी अति कामचोर और मक्कार हो तो धमकी या रिश्वत या पैसे के इनाम का लालच देकर उन्हें सहयोग करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। वैसे यह भी हो सकता है कि ईश्वर व्यवसाय मैनेजर पर कृपा करके कोई चमत्कार कर दें और किसी फरिश्ते को कर्मचारी बनाकर भेज दें, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। प्रबंधन के क्षेत्र में गाज और छड़ी की प्रेरणा पर बहुत बातें होती हैं। आम भाषा में इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों से काम करने के लिए आपको यह तो गाज दिखाकर उसे लाल जाना होगा या फिर छड़ी दिखाकर उसे डराना होगा। बस या तो पुरस्कार का लालच देकर कर्मचारी से काम कराता है या फिर दंड का भय दिखाकर उससे काम कराता है। आधुनिक युग में कर्मचारियों को प्रति प्रेरित करने के लिए मुख्य इतनी दो प्रेरणाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों है? कर्मचारी खुद ही इतना प्रेरित क्यों नहीं होता कि बॉस को गाज या छड़ी जरूरत ही ना पड़े? आजकल यह चीज ऑटोमेटिक हो गई है, तो फिर प्रेरणा भी ऑटोमेटिक क्यों नहीं मिलती है? होना यह चाहिए कि बस जैसे ही हमें कोई काम बताएं हम उसे करने के लिए अपने आप प्रेरित हो जाए और हमें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत ही ना रहे। जो प्रेरणा अंदर से आती है वो ज्यादा स्थायी और ज्यादा मूल्यवान होती है। प्रिय पाठक, आप चाहे जहां रहते हो इस बारे में खुद एक परीक्षण करके देख सकते हैं। मान लें कि आप इस समय अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपके अधीन 6 क्लर्क काम करते हैं। किसी एक को बुलाकर उससे यह आग्रह करें, कृपया जाकर इंसाइक्लोपीडिया देखें और मेरे लिए करेगी वो कि जीवन पर एक संस्कृत मेमोरेंडम बना दे। क्या वो क्लर्क आज्ञा पालन करते हुए स्वच्छता से यस सर कहेगा और काम पूरा करने चला जाएगा? आपकी जान की कसम वो ऐसा कभी नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं कहेगा। उल्टे वो आपको अजीब निगाह से देखेगा, मानो आपने उससे कोई वजह अनुरोध कर दिया हो जिसे आपने उससे उसके लिए दिए दिल का एक फोड़ गोश्त मांग लिया है। वो चुपचाप यह सर का कर आज्ञा पालन में नहीं छूटेगा, वो तो अपना मुंह खोलेगा और आपसे नीचे दिए एक या अधिक सवाल पूछेगा। यह करेगी वो कौन है? कौन सा इंसाइक्लोपीडिया देखो? इंसाइक्लोपीडिया कहाँ रखा है? क्या मुझे यही काम करने के लिए नौकरी दी गई थी? कहीं आपका मतलब वृष मार्क से तो नहीं है? यह काम चाली भी तो कर सकता है। उससे कराने में आपको क्या दिक्कत है? क्या करे, निगल मर गया है? क्या कोई जल्दी है? इससे अच्छा तो यह है कि मैं वो इंसाइक्लोपीडिया आपको आपके पास ले आओ और आप खुद ही उसमें देख ले। आपको यह जानकारी क्यों चाहिए? मुझे वैसे भी इस काम के लिए नौकरी पर नहीं रखा गया था।
और मैं आपके $1 के बदले में आपकी तरफ से $10 की शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि जब आप इन सवालों के जवाब दे देंगे और अपने बहस करने पर आमादा कर्मचारी को समझा देंगे कि जानकारी कैसे खोजना है और आप इसे क्यों चाहते हैं, तब भी वो क्लर्क उस काम को पूरे दिल से करने के इरादे से वहां से नहीं जाएगा। वो तो जाकर किसी दूसरे क्लर्क से मदद मांगेगा कि वो गाजिया को खोजने में उसकी मदद करे। फिर वो लौटकर आएगा और आपको बताएगा कि उसे इंसाइक्लोपीडिया में करेगी वो नाम का कोई इंसान नहीं मिला, यानी गाजियन नहीं मिला। वो आपको किसी भी सकता है कि आपने एक ऐसी काम के लिए उसे इतना कष्ट दिया कि जो किया कि नहीं जा सकता था। जाहिर है मेरे शहर में हराने की जोड़ी आ सकती है, लेकिन औसत के नियम से लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार मैं नहीं करूंगा। मुझे आधुनिक कर्मचारियों की मैंने मूर्ति पर पूरा विश्वास है कि वो कम से कम कष्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहते हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप अपने सहयोगी को यह समझाने की जरूरत नहीं उठाएंगे कि करो घर के मैं नहीं सीईडी इंडेक्स में मिलेगा, बल्कि आप प्यार से मुस्कुराकर कहेंगे कोई बात नहीं और खुद देखने चले जाएगी। ज्यादातर बस इसी तरह से अपने कर्मचारियों के सामने घुटने तक देते हैं और खुद उस काम को करने लगते हैं जो उनके मातहतों को करना चाहिए, कर्मचारियों को करना चाहिए था। तो वो अपना काम कब करेगा? अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप में नज़रों से सवे करा कर देख ले। उनमें से आधे से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि उनका सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि कर्मचारी काम करना ही नहीं चाहते हैं। बहाने नहीं, उपाय खोजे। आज की तारीख में इंसान सर्वतंत्र काम करने में सक्षम ही नहीं है। वो बेशक क्यों की तलाश करता है, वो शॉर्टकट की तलाश करता है, सबसे बढ़कर वो दूसरे लोगों की तलाश करता है जो उसके हिस्से का काम कर दे। सौंप गए काम को न करने या डालने की आदत बुरी आदत है। इसे आधे अधूरे मन से करने की आदत बुरी आदत है। शुरू से ही यह सोचने की आदत बुरी आदत है कि वो काम नहीं हो जाएगा। जब कर्मचारी पहले से ही सोच ले कि अपने उसे जो काम सौंपा है वो उसे नहीं कर पाएगा, तो वो उस काम को सचमुच नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी उस काम को करने के तरीके नहीं खोजता है, बल्कि उसे न करने के बहाने खोजने लगता है। यह नकारात्मक नजरिया पूरे समाज में व्याप्त है और यह आधुनिक युग की एक बड़ी समस्या है। कर्मचारियों में काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है, मेहनत करने का कोई इरादा ही नहीं है, काम को पूरा करने का संकल्प भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रमोशन चाहिए, वाहवाही चाहिए, श्रेय चाहिए। वैसे इन्हीं चीजों की वजह से समाजवाद के सितारे गर्दिश में ही है और यह कभी सफल नहीं हो सकता जब आदमी खुद के लिए काम नहीं करना चाहता, जब खुद की प्रगति और प्रमोशन के लिए काम नहीं करना चाहता। तो वो तब काम क्यों करेगा जब उसके काम से उसे व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा बल्कि पूरे समाज को लाभ होगा। इसलिए एक सुपरवाइजर की जरूरत होती है जो कर्मचारियों को डंडा करता रहे और डांट कर फटकारा करता रहे और उनके काम पर नजर रखें। उस सुपरवाइजर की फटकार और डांटने के डर से की वजह से ज्यादातर कर्मचारियों मजबूरी में काम करते हैं। वार्षिक कार्य समीक्षा भी एक ऐसी ही चड़ी है जिससे कर्मचारियों को काम करने के लिए डराया जाता है, यानी प्रेरित किया जाता है। कई कंपनियों ने तो मासिक कार्य समीक्षा भी शुरू कर दी है ताकि कर्मचारियों को तत्कालीन प्रेरणा दी जा सके। गौर करें, जब रोहन को गाजिया तक पत्र पहुंचाने का काम सौंपा गया तो वो बहाने बना सकता था और उसके कई बहाने जायज भी होते। क्यूबा इनका बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें वो गाजिया को कहां खो जाएगा? पहाड़ दूसरी तरफ है जहां गाजिया के बीच छिपे होने की अफवाह फैली है। वो पैदल इतना लंबा सफर कैसे करेगा? क्यूबा का अमेरिका से युद्ध चल रहा है और अगर क्यूबा के लोगों ने उसे देख लिया और बंदी बना लिया तो क्या होगा? रोहन यह सब बहाने बना सकता था, लेकिन उसने एक भी बहाने नहीं बनाया। इसके बाद बजाय उसने काम को करने के तरीके खोजे, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, अपनी योग्यता पर भरोसा किया, अपनी उपाय कुशलता पर भरोसा किया और आपने ईश्वर पर भरोसा किया। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा। काम ना करने के बहाने ना खोजे, काम करने के तरीके खोजे।
योग्यता सफलता की अनिवार्य शर्त है। अगर आप ऐसे स्टेनोग्राफर क्या विज्ञापन दे तो क्या होगा, आपके पास बहुत से आवेदन आएगी, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि 10 में से 9 उम्मीदवारों को ना तो स्पेलिंग का ज्ञान होगा, नहीं व्याकरण का, और उन्हें टाइपिंग का भी ज्ञान नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि उन्हें यह लगता है ही नहीं है कि धुन में यह ज्ञान होना चाहिए। मैं यह मान कर चले आते हैं कि ज्ञान या योग्यता के बिना भी उन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए और सफलता मिल जानी चाहिए। क्या ऐसा व्यक्ति गाजिया को पत्र लिख सकता है? एक बड़ी फैक्ट्री के 4 बजे मैंने मुझसे यह कहा था, आप उस बुककीपर को देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? देखिए, वो अकाउंटेंट तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसे किसी काम से शहर से दूसरे हिस्से में भेज दूं तो एक तरफ तो यह संभावना है कि वो उस काम को कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ यह आशंका भी रहती है कि वो रास्ते में किसी बियर बार में घुस जाएगा और जब तक वो शहर के दूसरे हिस्से में पहुंचेगा वो यह भूल जाएगा कि उसे किसी काम के लिए भेजा गया था। क्या गाजिया को संदेश भेजने के लिए ऐसे आदमी पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। गाजिया तक संदेश देने के लिए तो ऐसे आदमी पर भरोसा किया जा सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो कि उसमें रास्ते में आने वाले तमाम प्रलोभन से बचकर निकल करने का आत्मबल हो। इनके लिए तो ऐसे आदमी पर ही भरोसा किया जा सकता है जो हर पल अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो, चाहे वो लक्ष्य कभी कोई भी हो। अगर गाजिया तक पत्र पहुंचाना है तो रास्ते में पड़ने वाले बियर बार में बैठने से उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए वो यह काम कभी नहीं करेगा। काम पूरा होने तक वो सारे समय उसी काम को करने की तरीके हो जाएगा और उसी काम के बारे में सोचता रहेगा। वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक कि वो सफलतापूर्वक काम को पूरा करना दे। आप ही बताएं, अगर आप बॉस हो तो आप किस कर्मचारी को तरक्की देगी? उसे जो काम को पूरी लगन और एकाग्रता और उत्कृष्ट से करता है, या फिर उसे जो काम को डालता है काम चोरी दिखाता है या काम से जी चुराता है? खुद को अपने बॉस की जगह रखकर देखें। अगर आप अपने बॉस के दृष्टिकोण को समझ जाते हैं और उसके नजरियों से चीजों को देखने लगते हैं तो आप यह भी समझ जाएंगे कि आप करियर में सफल होने के लिए आपको किसी तरह काम करना है। अपनी प्रगति या चटनी के लिए आप खुद जिम्मेदार है। दमित सूचित मजदूरों के बारे में काफी सहानुभूति जताई जाती है। रोजगार की तलाश में भटक रहे बेघर लोगों के बारे में काफी आंसू बहाए जाते हैं। इस बहाने से सत्ता में बैठे लोगों को कोसा भी जाता है जो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और उनके जीवन की परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि सत्ता में बैठे लोग कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन मजदूर या बेघर लोग भी अपनी दशा को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जब उनके पास नौकरी थी तब उन्होंने मेहनत से काम नहीं किया और मक्कारी की जिस वजह से उनकी चटनी कर दी गई। वो सरकार को गालियां देते हैं, कंपनी को कोसते हैं और बॉस को भला बुरा कहते हैं, लेकिन वो उस एक इंसान को कुछ नहीं करते जो उनकी चटनी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। वो खुद उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। उन्हें नौकरी मिली थी, उस नौकरी में सफल होने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने काम चोरी करके उस अवसर का लाभ नहीं उठाया और इसी की वजह से फुटपाथ पर आ गए। ज्यादातर नौजवान, चाहे वो नौकरी में हो या ना हो, अपनी योग्यताएं नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है। वो यह भूल जाते हैं कि उनके पास भी वो अवसर है जो बाकी सबके पास है, लेकिन वो उन अवसरों का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। रात सबके पास होती है। एक इंसान रात को 4 घंटे टीवी देख सकता है, दूसरा इंसान उन्हीं 4 घंटे में अपनी योग्यताओं को बढ़ाने की मेहनत कर सकता है। शाम सबके पास होती है। एक इंसान शाम को बियर बार में अपनी सेहत के नाम जाम पीकर अपनी सेहत खराब कर सकता है, दूसरा इंसान शाम को ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा कर तक रुककर अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। मजदूरों और बेरोजगारों की दुर्दशा को लेकर आंसू बहाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं
उसे मालिकों के बारे में सोचने वाले कोई नहीं है। बहुत से व्यवसायी समय से पहले ही बूढ़े हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मक्कार और कामचोर कर्मचारियों से काम करने की निरीक्षक कोशिश की। उन्होंने अपने सहायकों को लेकर बार समझ जाना है, करोड़ों बार आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कर्मचारी तभी तक काम करते हैं जब तक बस उनकी पीठ पर सवार रहते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी कहावत की तरह। जैसे ही बॉस की नज़र हटती है उनकी मक्कारी और काम चोरी शुरू हो जाती है। पहले बात तो यह है कि वो काम करते ही नहीं है, अगर करना पड़ जाए तो अच्छे से नहीं करते हैं बल्कि काम जलाओ ढंग से करते हैं। काम को ऐसी नींबू जाते हैं जैसे उनकी कम कनपटी पर शिवपाल व रिवाल्वर रखकर उनसे जबरन व का मजबूरी में कराया जा रहा हो। ऐसे लोग करियर से सफल नहीं होते हैं। करियर में सफल होने वाले लोग रोहन की तरह होते हैं जो अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछते हैं, काम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और फिर उस कारण के तरीके खोजते हैं जो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए हर आवश्यक त्याग करते हैं, जो जोखिमों का बनना सामना करते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठते हैं जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता और अच्छी तरह नहीं हो जाता। व्यवसाय में केवल उत्कृष्ट काम की पूछ परख होती है। काम चलाओ काम कोई नहीं चाहता। एक बात का उत्तर दे, मान ले कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं और आपको 2 कर्मचारी में से किस एक को नियुक्त करना है, जिनमें से एक काम चलाओ काम करता है और दूसरा उत्कृष्ट काम करता है, तो आप किसे नौकरी देंगे? अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो इस सवाल के उत्तर को याद रखें। किन कर्मचारियों की छेटनी होती है? व्यवसाय की दुनिया में चटनी समय समय पर होती रहती है। हर स्टोर और फैक्ट्री में खरपतवार की चटनी की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नियुक्त साथियों को लगातार नौकरी से निकालते रहते हैं जिन्हें होने यह दिखा दिया है कि वो व्यवसाय या कंपनी के हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। नियुक्त ढीले कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर नए कर्मचारी रखते हैं और आशा करते हैं कि इस बार उनका निर्णय सही हो। अच्छी से अच्छी अर्थव्यवस्था में बिछड़ने की यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जब मंदी का दौर आता है, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, जब मुश्किल समय आता है तो चटनी ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगती है। लेकिन एक खास बात पर गौर करें, हमेशा अक्षम कामचोर और निकम्मे लोगों के ही बाहर निकाला जाता है। हमेशा उन्हीं लोगों पर पहले गाज गिरती है जो मेहनत से बचते हैं, जो मुश्किल काम नहीं करना चाहते हैं और जो गाजिया तक संदेश नहीं पहुंचाना चाहते हैं। या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है। कारोबारी जगत में सबसे योग्य या श्रेष्ठ व्यक्ति ही सबसे ज्यादा तरक्की करता है। अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हर व्यवसाय या कंपनी यही चाहती है कि केवल सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों को ही अपने यहाँ रखे, उन्हीं लोगों को रखे जो कार्य तक संदेश पहुँचाना सके। कंपनी ने यह नहीं चाहती है कि इसके कर्मचारी अपने स्वार्थ के बजाय कंपनी के हित के बारे में सोचे। कंपनी यह चाहती है कि इसके कर्मचारी यह न सोचे कंपनी मुझे क्या दे सकती है, इसके बजाय यह चाहती है कि कर्मचारी यह सोचे मैं कंपनी को ज्यादा क्या दे सकता हूँ। आज उपर्युक्तता की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी कभी नहीं रही। आज नवाचार और नए विचारों की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी कभी नहीं रही। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर कर्मचारी इस दिशा में कभी कुछ करते ही नहीं है। वे कंपनी के हित में ना तो कुछ करते हैं, नहीं अपने दिमाग पर जोर डालकर इसकी तारीख के लिए विचार सोचते हैं। मैं एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को जानता हूं जो व्यवसाय का प्रबंध नहीं कर सकता और केवल कर्मचारी के रूप में ही काम कर सकता है। लेकिन यह प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी भी व्यवसाय या कंपनी में सफल नहीं हो पाता है और कंपनी प्रतिभा से उसे लाभ नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि उसके मन में लगातार यह पागलपन भरी शंका रहती है कि उसका नियुक्त उसका दमन और शोषण करता है या भविष्य में करेगा। वो खुद को मिली है और बेबस मानता है। वो बॉस को दबंग और निरंकुश और तानाशाह मानता है। वो ऑफिस के बीच इतनी अनिच्छा से घुसता है जैसे हिटलर के गैस
चैम्बर में घुस रहा हो, वो अपने बॉस के आदेश न सुनता है न मानता है, बस हमेशा गुनगुनाता रहता है और बड़बड़ाता रहता है और अपने साथियों के साथ मिलकर बॉस के एक नए निरीक्षादेश की बुराई करता रहता है। अगर उसे गाजिया तक संदेश पहुंचाने को दिया जाए तो उसका जवाब शायद यह होगा, इसे आप खुद ही ले जाए। आज रात यह आदमी नौकरी की तलाश में सड़कों पर भटक रहा है। हवा उसके सुर आंखों वाले कोट में सीटी बजा रही है। उसकी जान पहचान का कोई भी व्यवसाय उसे नौकरी नहीं देगा, क्योंकि वो जिस भी कंपनी में जाता है वहां संतुष्टि, असंतोष और अशांति फैलाता रहता है। तक रखा उस पर कोई असर नहीं होता है, उस पर तो सिर्फ एक ही चीज का असर होता है, मोटे सोल वाले नंबर 9 के जूते का आगे का हिस्सा। गमी कर्मचारी कंपनी की दूरी होते हैं। जाहिर है, मैं जानता हूं कि यह इंसान नैतिक दृष्टि से विकृत है, इसलिए उस पर उतना ही तरस खाना चाहिए जितना कि शारीरिक दृष्टि से अपंग किसी व्यक्ति पर खाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ और उन लोगों के लिए भी बहाना चाहिए जो कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कामकाज के घंटे सिटी छड़ी तक ही सीमित नहीं होते, जय दिन को दिन नहीं समझते और रात को रात नहीं समझते, बल्कि अपनी तथा अपनी कंपनी की प्रगति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाने की खातिर व्यक्तिगत त्याग करने से नहीं इसकी जाते हैं। जाहिर है, ऐसे चंद लोगों के बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन लोगों की हिस्से का भी काम करना पड़ता है जो उदासीन है, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो कृतघ्न है और कंपनी तथा बॉस की हमेशा बुराई करते रहते हैं। यहाँ तक एक बात याद रखना मनुष्य मुनासिब होगा, यह चंद मेहनती और उद्यमी लोग ही है जिनकी बदौलत है वो कंपनी क्या व्यवसाय कायम है। अगर यह चंद प्रगतिशील और तू घनी कर्मचारी कंपनी में ना रहे तो कंपनी जल्दी ही दिवालिया हो जाएगी, जिस वजह से जाएंगे तथा अपने दुर्भाग्य को कोसते रहेंगे। आज तक एक भी कंपनी ऐसे नहीं हुई जो मक्कार कर्मचारियों की बदौलत सफल हुई हो। इस संसार की हर कंपनी हमेशा उद्यमी कर्मचारियों के बलबूते ही सफल होती है। कोई भी कंपनी तभी तरक्की करती है जब इसे कर्मचारी अपने पसीने से सीखते हैं, और व्यवसाय में मालिक का मुख्य कर्तव्य होता है कि वो अपनी कंपनी को कर्मचारियों का विश्लेषण करके खरपतवार को समय समय पर उखाड़ होता रहे और ऐसे नए कर्मचारियों को नियुक्ति करें जो अपने पसीने से कंपनी को सीखने को तैयार हो। क्या मैं इस मोड़ पर जरूरत से ज्यादा भावेश में भाग गया हूँ? शायद हाँ, लेकिन जब सारा संसार असफल लोगों की हिमायत कर रहे हैं और उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं, तो मैं उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति के शब्द बोलना चाहता हूँ जो सफल होता है और होना चाहता है। मैं बालों में दोनों तरफ हूँ, इसलिए मुझे यह कहने का हक है, मैंने डिनर की बाल्टी उठाई है और दिन में मजदूरी की है। मैंने कुछ मजदूरों को नौकरी भी दी है। अपने अनुभव से मैं यह बात जानता हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि कर्मचारी अपने बॉस शामली की बुराई जितने उत्साह से करते हैं, अगर उतनी उत्साह से वो काम करें तो उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कर्मचारियों को लगता है कि उनके बॉस के पक्षपात की वजह से वो करियर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। वो यह सच्चाई देख नहीं पाते हैं कि उनकी काम चोरी और उनकी प्रकृति ही नाता की वजह से ने तरक्की नहीं मिल रही है। एक बात का ध्यान रखें, गरीबी में कोई नहीं होती। फटे चिढ़ाते पहनना कोई गौरव की बात नहीं है, और जिस तरह सारे गरीब लोग सृष्टि नहीं होते हैं, उसी तरह सारे व्यवसायी भी लालची और जालिम नहीं होते हैं। क्या आप गाजिया तक संदेश पहुंचा सकते हैं? मेरा हृदय उस व्यक्ति की बढ़ाई करता है जो बस बॉस के दूर रहने पर भी उनका काम करता है, तब भी जब वो घर पर होता है, तब भी जब वो कंपनी के फायदे के लिए रात भर जाग कर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करता है। जब इस आदमी को गाजिया तक पहुंचाने के लिए पत्र दिया जाता है तो वो चुपचाप उसे लेता है, कोई मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं पूछता है और उसे सबसे पास वाले गटर में फेंकने का कोई इरादा नहीं रखता है या इसे पहुंचाने के संदर्भ
में हिल हवाले करने या बहाने बनाना के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे कर्मचारी को कभी चटनी में नहीं निकाला जाता है, न ही उसे प्रमोशन या ज्यादा वेतन की मांग करने के लिए हड़ताल पर जाना पड़ता है। मानव सभ्यता ऐसी ही कर्मचारियों की लंबी और वर्ग खोज है। ऐसा कर्मचारी जो भी मांगेगा वो उसे दिया जाएगा। ऐसा इंसान इतना दुर्लभ होता है कि कोई भी कंपनी या बस उसे दूर नहीं जाने देगा। ऐसे व्यक्ति की मांग हर शहर, कस्बे और गांव में है। ऐसे व्यक्ति की मांग हर ऑफिस, दुकान, स्टोर और फैक्ट्री में है। संसार ऐसे लोगों की लगातार तलाश कर रहा है। उस आदमी की जरूरत है और सख्त जरूरत है जो गाजिया तक संदेश पहुंचा दे।